नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैंने पूछा अभय दुबे जी से क्या करूं, सरकार इतना डरा रही है, दाऊद इब्राहिम जैसा बना रही है, कोर्ट में कह रही है कि मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मैंने पहलगांव में सवाल पूछ लिया था कि आतंकी कहां से आ गए, गृह मंत्री क्या कर रहे थे। मैंने सवाल पूछ लिया था अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर, और मैंने सवाल पूछ लिया था कि ज्ञानेश कुमार की लंका क्यों नहीं लग रही। इतना भ्रष्ट और इतना बेईमान चुनाव अधिकारी कैसे बना हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त। बढ़िया बातचीत है अभय द्विवेदी जी के पास, साथ लेके चलता हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में बैठकर लोगों के लिए अमर्यादित शब्द बोले हैं। दीदी ओ दीदी से लेकर श्रृंखला जाने कहां कहां रुकी। और अगर चुनाव की रैलियों के अलावा बयान छोड़ दें तो लालू जी की बेटी हो या सोनिया गांधी हो, प्रधानमंत्री जी ने एक मर्यादा को हमेशा तोड़ा है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति शालीनता के परे जाके नेताओं के लिए इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव में वो कह रहे थे तो कभी किसी का चुनाव आयोग को पता ही नहीं चला वो क्या कह रहे हैं। धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन कर्नाटक में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजरंग बली का नाम लेके वोट डाल दिया जाना। कर्नाटक लोगों ने उनकी बात मान ली, बजरंग बली का नाम लिया, लेकिन वोट कांग्रेस को दिया, ये अलग बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी प्रधानमंत्री के बयानों पर कार्रवाई नहीं हुई। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारा अनुराग ठाकुर लगा रहे, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। खड़गे जी ने एक शब्द बोल दिया मोदी जी के लिए तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, 24 घंटे के लिए जवाब मांग लिया। एक दलित नेता है, एक वयोवृद्ध नेता है पूरे देश में जिसका सम्मान है, उन खड़गे जी के लिए चुनाव आयोग इतनी जल्दी तैयारी में जुट गया। बंगाल में चुनाव लड़ कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है या चुनाव आयोग लड़ रहा है? आपका क्या मानना है? देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में दो पार्टियों से चुनाव लड़ रही हैं। एक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम है चुनाव आयोग। और इन दोनों पार्टियों के बीच में एक गठजोड़ है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग अलायंस किए हुए है और वो बंगाल का चुनाव दोनों मिलकर जीतना चाहते हैं, ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं। अभी तक तो ये था कि केवल ईडी और इनकम टैक्स इन्हीं का अलायंस होता था भारतीय जनता पार्टी के साथ में। अब इस बार नया जो पिछले बिहार चुनाव से लेकर अब तक जो सिलसिला चला है उसमें चुनाव आयोग भी भाजपा के साथ अलायंस किए हुए है। और ये जो अलायंस है इसने एक गजब किस्म का काम किया है। और वो काम ये है कि 27 लाख वोटर बंगाल के वो इस 23 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उसमें वोट नहीं डाल पाएंगे। आज की तारीख में यह भी नहीं कहा जा सकता कि 29 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो वो उसमें वोट डाल पाएंगे। मेरा मानना है कि उसमें भी वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग बंगाल के रण में उतरा एक इस दावे के साथ था कि वो बंगाल की जो वोटर लिस्टें हैं उनका प्यूरिफिकेशन करेगा, उनका शुद्धिकरण करेगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में 50 लाख से ज्यादा वोट उसने काटे, जिन वोटों के काटने का कोई तर्क नहीं है। और कहा जा रहा है कि वहां पर एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, यानी ये एक तर्क संगत विसंगति है। आप बताइए, विसंगति भी तर्क संगत हो सकती है, डिस्क्रिपेंसी भी लॉजिकल हो सकती है, लेकिन है। चुनाव आयोग ने कहा है ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी देश के किसी दूसरे राज्यों में भी एसआईआर हुई है, वहां भी ये शब्दावली आपने नहीं सुनी होगी। बहरहाल 27 लाख वोटर बंगाल के ऐसे हैं जिनका वोट डालने का अधिकार उन्हें नहीं पता है कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, शायद जस्टिस बागची ने, कह दिया अगर इस बार नहीं वोट डाल पाएंगे तो अगली बार डाल लेंगे। आप सोचिए, तो इस बार अरहर की दाल नहीं खा पाए तो अगली बार अरहर की दाल खा लेंगे। मतलब इस टाइप की बात उन्होंने कर दी। और इसको ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने किया, जो उन्होंने जजमेंट लिखा, जजमेंट में इस बात को नहीं लिखा। आप देखिए ना किस किस तरीके से पूरा मामला बनता है, किस किस तरीके से चालें खेली जाती हैं, क्या बातें की जाती हैं। इसी तरीके से हमारा लोकतंत्र चलाया जा रहा है। अच्छा, अब ये 27 लाख लोग जो हैं, जब ये वोट नहीं डाल पाएंगे तो इनकी एक सूची बन जाएगी कि 27 लाख लोग देश में, इस बंगाल में इस तरह के हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। जब जनगणना के लोग पहुंचेंगे उन 27 लाख लोगों के पास में तो उनसे पूछेंगे कि भाई आप क्या वोटर हैं, तो वो 27 लाख लोग कैसे कह पाएंगे कि वो वोटर हैं, क्योंकि उनको तो वोट डालने का अधिकार उनका तय नहीं है।
ये भी नहीं कह सकते कि वोटर नहीं है, और ये भी कह सकते हैं कि वोटर नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि वोटर हैं। जब वो नागरिक होने के पूरे सबूत नहीं पेश कर पाएंगे, तो जनगणना में उनकी गिनती नहीं होगी। अगर जनगणना में उनकी गिनती नहीं होगी तो उन्हें किसी भी किस्म की सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी, बैंक उन्हें कर्ज नहीं देगा, और कुछ भी नहीं होगा। 27 लाख वोटर, 27 लाख लोग, हर 27 लाख विधानसभा में लगभग 9,000, हर विधानसभा में 9,000, कितना बड़ा आंकड़ा। हर विधानसभा में 9,000 वोट लगभग। 9,000। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है वो बहुत व्यस्त है, उसके पास काम बहुत है, तो उसने कहा चलिए कुछ ट्रिब्यूनल्स बैठा देते हैं। ये ट्रिब्यूनल चुनाव आयोग की मदद करेंगे संदिग्ध वोटरों के बारे में पुष्टिकरण करने के लिए। ट्रिब्यूनल बनाए गए। ट्रिब्यूनलों ने कुल मिला के 500-600 लोगों की ही सुनवाई कर पाई। उसमें से 150 लोग ट्रिब्यूनल ने छांटे कि इनका वोटर लिस्टों में नाम डाल दो भाई, 150 लोगों का। अब आप सोचिए, कहां 27 लाख, कहां 500 और कहां 150। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये एक सहयोगी दल जो है, जिसको चुनाव आयोग कहते हैं, ये बंगाल के चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहा है। ममता बनर्जी को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। अब मेरे ख्याल से मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी कि वो 2 मोर्चे कौन से हैं। अब हम लोगों को सोचना यह है कि जिन 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं, उनके परिवार में और भी लोग तो होंगे। ऐसा नहीं कि एक परिवार में एक का वोट कटा है तो सबका वोट कट गया। एक परिवार में एक आदमी का वोट कटा है, परिवार में मान लो 4 वोट थे तो 4 बाकी 3 लोग वोट डालेंगे। अब वो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो किसको वोट देंगे? उनके परिवार के एक व्यक्ति का नाम चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर काटवा दिया। क्योंकि एसआईआर जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने से हो रही है, यही आम छवि है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर करवा रही है। जो वोट कट रहा है भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। वो कौन है? हिंदू। इसमें बहुत से, ऐसा नहीं कि मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, तो अनाप शनाप हिंदुओं के वोट कट रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के भी इसमें वोट कट गए, इनके पास पासपोर्ट है। आपके पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली चीज खोज निकाली और उसके जरिए वोट कट गए, वोट कट रहे हैं दबादब। अब इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? आम पत्रकारों के बीच में तो चर्चा ये है कि भाई सारे वोट जो कटे हैं वो सारे के सारे ममता बनर्जी के कटे हैं। ये कैसे वो लोग तय कर रहे हैं, ये कुछ को कहा नहीं जा सकता, लेकिन चर्चा यही है कि ममता बनर्जी के वोट कट गए। अच्छा, एक बार हम मान लें कि ममता बनर्जी के ही सारे वोट कट गए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, अभी मैं आंकड़ा विशेषज्ञ को सुन रहा था, अच्छा विश्लेषण करते हैं। उनका कहना है कि जितनी ममता बनर्जी ने पिछली बार सीटें जीती थी, उनमें उनका विक्ट्री मार्जिन 33,000 था। 33,000 विक्ट्री मार्जिन था, एवरेज, औसत। बहुत बड़ा विक्ट्री मार्जिन होता है 33,000 विधानसभा चुनाव में। अगर एसआईआर द्वारा काटे गए सारे वोट, ऐसा उनका मानना था कि करीब एक निर्वाचन क्षेत्र में जो ये तो 27 लाख वोटर हैं, इससे पहले जो वोट कटे थे कुल मिला के शायद 50 लाख 55 लाख के आसपास वोट कटे हैं। उनका कहना है 17,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी कटा। इसका मतलब यह है कि एसआईआर के अगर सारे वोट मान लिए जाएं कि ममता बनर्जी के कटे हैं, तब भी उनका विक्ट्री मार्जिन का आधा ही वोट कटा है। आधा वोट अभी नहीं कटा है, वो उनके पास है, या किसको पड़ेगा किसको नहीं पड़ेगा ये बाद में पता चलेगा। तो इस सब करने के बावजूद भी बंगाल में किसी से भी पूछिए तो आपको ये ना के बराबर ही लोग कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। तो इसके बाद में ये अमित शाह दीदी ओ दीदी कान खोल के सुन लो, ये जो धमकी है, मोदी जी की सब गुंडे जेल में होंगे, ये जो धमकी है, इन धमकी को असर पड़ नहीं रहा। लोग डरे नहीं है बंगाल की, ये लोग जेल भेज देंगे। बंगाल के लोग नहीं डरते हैं, कहीं के लोग नहीं डरते हैं। दरअसल कहीं के लोग नहीं डरते हैं, बंगाल के लोग क्या, लोगों नहीं डरते हैं। वो तो तिकड़म होती है, उस तिकड़म के कारण चुनाव नतीजे इधर उधर होते हैं। वो सारी तिकड़में भारतीय जनता पार्टी वहां करने की कोशिश कर रही है। देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है। अंततः चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये भारत के मतदाताओं का विशेषाधिकार है। और इस प्रकार के डायलॉग अमित शाह बहुत से राज्यों में बहुत बार बोल चुके हैं।
हर जैसे राज्य में बोलते हैं वो। ये उनका प्री डायलॉग है कि जिस दिन मतलब मतगणना होगी उस दिन वो अपने मुख्यमंत्री महोदय अपने बंगले से निकलकर सीधे राज्यपाल भवन जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब इस बार अच्छा, उन्होंने अब बंगाल के चुनाव डायलॉग छोड़ा है कि दीदी बाय बाय, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। तो ये इस अब वो तरह नहीं का बोल रहे, अब वो है। नहीं बोल रहे कि पाकिस्तान में बम फोड़े जाएंगे, यहाँ जीतेंगे पाकिस्तान में बम हाँ, फोड़े वो जाएंगे। थोड़ा पुराना अब हो गया। पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का नाम भूल गए हैं, ले नहीं रहे हैं। हाँ, ले नहीं रहे हैं। तो ये सब डायलॉगबाजी ये लोग चुनाव में करते हैं, मैं इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता इस डायलॉगबाजी के तौर पे, क्योंकि अगर चुनाव ये जीत जाएं तो कहेंगे देखिए हमने कह दिया था। चुनाव हार जाते हैं और ये भी कहते हैं चुनाव में मैं यहीं बैठा हूं, मैं यहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अगर मेरी बात गलत निकलती है। तो करते नहीं है, फिर दोबारा हारने के कभी बाद नहीं नहीं करते। करते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी नहीं जाते। तो बहुत ही एक अलग किस्म की ही नस्ल है। अच्छा, पहले पाकिस्तान का नाम लेते थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मैं पहले ये एकदम क्लियर कर दूं, मेरी पाकिस्तान से कोई सहानुभूति नहीं है, मैं उसको आतंकी देश मांगता हूं, भारत के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं होता ये मानता हूं। बावजूद इसके ये भी कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के नाकारा विदेश मंत्री की नीतियों के कारण, सरकार की खराब नीतियों के कारण पाकिस्तान मजबूत हुआ है। अब अगर मैं ये बात कह दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान मजबूत हो गया है, वो अमेरिका और ईरान को अपने यहाँ बुला के बातचीत करने लगा है, तो लोग मुझे एंटी नेशन कहते हैं। कोर्ट में सरकार एफिडेविट देती है कि मैं तो बहुत बड़ा एंटी नेशन हूं। मुझे लगता है कि दाऊद के बाद मेरी शक्ल भी कुछ लोग कहते हैं दाऊद जैसी लगती है। मुझे लगता है कि मैं दाऊद के बाद मैं ही दूसरा दाऊद पैदा हो गया हूँ, जो केवल कश्मीर में बात करता है, जो पहलगांव में बात करता है, जो पहलगांव पे सवाल करता है कि आतंकी कैसे घुस गए, सरकार कहाँ थी, जो मणिपुर की महिलाओं के नग्न वीडियो पे सवाल करता है। तो मुझसे बड़ा आतंकी कौन होगा, सरकार एफिडेविट में कोर्ट में कहती है। लेकिन सवाल तो फिर भी करना चाहिए कि भाई हमारी ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा। हमको छोड़कर पाकिस्तान में अगर अमेरिका और ईरान की बातचीत हो रही है तो ये हमारी कहीं ना कहीं विदेश नीति पे कलंक है। इस सवाल को खड़ा कहने पे अगर मैं दाऊद इब्राहिम जैसा हो जाऊंगा तो मुझे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। आप बहुत सीनियर हैं, पत्रकारिता तो मैं आपसे सीख ही पाऊंगा, लेकिन ये जो सवाल उठा रहा हूं मैं, क्या इससे जो सरकार कह रही है मैं एंटी नेशन हो जाऊंगा? क्या मुझे नहीं करने चाहिए सवाल? देखिए, जब कोई सरकार ये दावा करना शुरू कर देती है कि सरकार ही राष्ट्र है और सरकार ही देश है, सरकार ही नैतिकता है, उसके बाद इस सरकार इस तरीके से सोचती है कि जो हमारी आलोचना कर रहा है वो देश को बदनाम कर रहा है। भाई राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं सर, तो कहते भाई सर देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत को थोड़ा बदनाम करते हैं, राहुल गांधी तो भारत की उस सरकार की आलोचना करते हैं जिसकी आलोचना वो देश के भीतर भी करते हैं, और वो खबर देश के बाहर भी जाती है, और देश के बाहर करते हैं आलोचना तो देश के अंदर भी खबर आती है। तो ये सरकार जब सरकारें इस प्रकार के दावे करना शुरू कर देती हैं कि वो देश का पर्याय है, वो राष्ट्र का पर्याय है, उस वक्त इस तरह के आरोप पत्रकारों के ऊपर और अपने उनके आलोचकों के ऊपर लगाए जाते हैं। पहले भी सरकारें इस तरह के आरोप लगा चुकी हैं तब, लेकिन वो सरकारें एक सीमा तक ही रहती थी, एक सीमा से आगे उस आरोपबाजी में नहीं जाती थी, उसमें गिरफ्तारियां नहीं होती थी, उसमें अखबार नहीं बंद किए जाते थे, ये सब नहीं होता था। अब ये सरकार इन सारी सीमाओं को तोड़कर एक दमनकारी कानून का बेजा इस्तेमाल करके अपने लोकतंत्र लोगों के वोटों से प्राप्त अधिकार का बेजा इस्तेमाल करके अपने विरोधियों और आलोचकों का मुंह बंद कराने के लिए उनके ऊपर राष्ट्र विरोधी होने का बिल्ला चस्पा करती है सरकार। और ये पहले दिन से कर रही है। 2014 से जब से ये सरकार आई उससे पहले कभी भी विरोधियों को कोई राष्ट्र विरोधी नहीं कहता था, कोई नहीं कहता था राष्ट्र विरोधियों को, और सब कुछ कहते थे लेकिन ये नहीं कहते थे। ये सरकार का ये खास रवैया है कि अपने विरोधियों को राष्ट्र विरोधी कहती है, और जब भी मौका मिलता है तो कानून का इस्तेमाल करके उनका मुंह बंद करने की कोशिश करती है, और उसके लिए किसी भी हद तक जाती है। ये इस तरह की सरकार है, और ये सरकार इसीलिए चुनाव हारने से बहुत डरती है, क्योंकि जानती है जिस तरीके से वो लोगों के साथ सलूक कर रही है, जब वो सत्ता में नहीं रहेगी तो उसको पूरा खतरा है कि उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में इस तरह की सरकार, इस तरह की चुनावी मशीनरी, इस तरह के रवैये ने जन्म लिया है जो हर कीमत से सत्ता से चिपका रहना चाहती है और उसके लिए कुछ भी करेगी। मतलब इन लोगों की निर्लजता की हालत यह है कि आज यहाँ मछली खाने का विरोध करेंगे, लेकिन कल वहां वोट मिल सकते हैं मछली खाने से, तो वहां खड़े होकर चौराहे पर खड़े होकर मछली खाने लगेंगे।
और चेहरे पे कोई शिकन नहीं आएगी। ठीक बात है। हाँ, आज मैंने भी मछली बनवाई है। तो हम्म, लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा अभय जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि तानाशाह को सबसे बड़ा डर ये होता है कि लोग उसे डरना बंद कर दें। हम्म, और बहुत बड़ी खूबसूरत लाइन ये थी कि अगर मैं पल भर को भी बेजमीर हो जाता, ना जाने कब का वजीर हो जाता। हम्म, ये जिस तरह के आरोप लगते हैं 4PM पर, जिस तरह की सरकार कह रही है कि साहब हम एंटी नेशन हैं, हम देश के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, आप एक बड़े भाई जैसे हैं, मेरे गार्जियन हैं मेरे, मुझे क्या करना चाहिए? सरकार के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, सुधीर चौधरी बन जाना चाहिए, अंजना ओम कश्यप बन जाना चाहिए, रूफ का लियाकत बन जाना चाहिए, या ये मानना चाहिए कि कभी देश का इतिहास लिखा जाएगा, जब लोकतंत्र की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी, जब लोग शोध करेंगे कि भारतीय पत्रकारिता 2014 से और 2027, 28, 29 तक कैसी थी, तो क्या मैं कुछ घमंड तो नहीं कर रहा हूँ कि, या फिर ये सच होगा कि 4PM की कहानी नहीं, में उसका एक पार्ट अगर होगा? हम ऑब्जेक्ट की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, अगर हम उसके लिए संघर्ष करते हैं, अगर हम उसके लिए कोई दिक्कत उठाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम दमन झेलने के लिए तैयार हैं, तो हमें अपने आप पे गौरव होना चाहिए। इसमें घमंड की बात क्या है? इसमें घमंड की बात क्या है संजय जी? तो उसमें हमें अपने ऊपर गौरव होना चाहिए कि भाई हम हमें मुझे जैसी पत्रकारिता सिखाई गई है, मैं वैसी पत्रकारिता करता हूं। वही पत्रकारिता मेरी रगों में बहती है। मुझे पत्रकारिता सिखाई गई है कि पत्रकार का काम जो है वो सरकार की आलोचना करना है। आलोचना का मतलब निंदा नहीं होती है। भाई हम सरकार की विदेश नीति की विफलताओं की चर्चा करते हैं तो ये सरकार की निंदा थोड़ी ना हो गई। अब सरकार कहती है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, तो सरकार को ये साबित करना पड़ेगा कि राष्ट्र विरोधी होने में मेरा स्वार्थ क्या है। भाई क्या 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 क्या, क्या मैं किसी राष्ट्र विरोधी संगठन का सदस्य हूं? क्या मेरा अतीत राष्ट्र विरोधी रहा है? क्या राष्ट्र विरोधी होने के आरोप में मुझे कई बार जेल भेजा जा चुका है, हमारे मुकदमे चल चुके हैं, हमारे ऊपर आरोप साबित हो चुका है? आखिरकार हमने ऐसा क्या किया है जिससे सरकार हमें राष्ट्र विरोधी बताने की हद तक चली गई? कुछ बताइए तो। हमने कोई लेख लिखा है इस तरह का? हमने कोई वीडियो बनाया है? हमने कोई वक्तव्य दिया है? ये तो बताना पड़ेगा ना सरकार को कि भाई राष्ट्र विरोधी मैं क्यों हूं। केवल सरकार के कह देने से राष्ट्र विरोधी तो ना कोई हो जाता है। अगर आपके खिलाफ हलफनामा दे दिया है तो हलफनामा तो कोई भी किसी के खिलाफ दे सकता है हलफनामा। सवाल यह है उस हलफनामे में जो लिखा हुआ है उसको साबित करना पड़ेगा ना आपको। क्या आलोचना, सरकार की आलोचना करना राष्ट्र का विरोध है? अगर अदालत ये मान लेती है कि भाई सरकार की आलोचना करना राष्ट्र का विरोध करना है या राष्ट्रघाती होना है, राष्ट्रद्रोही होना है, तब हम लोग उस प्रश्न पर अलग से बात विचार करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट इस बात को स्वीकार करेगा कि हमने कोई सही बात है। सरकार की आलोचना में कोई वीडियो बनाया है, सरकार की आलोचना में कोई लेख लिखा है, कोई वक्तव्य दिया है, कोई भाषण दिया है, तो इसके आधार पे हमको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए। साबित कीजिए हमने जो बातें की हैं वो राष्ट्र विरोध की बातें हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अभय दुबे जी के वीडियो, वो अभय दुबे जो जो इमरजेंसी में जेल गए, जिन्होंने एक क्रांति की अभिव्यक्ति की बात करी, उन अभय दुबे की बातों में क्या राष्ट्र का विरोध हो सकता है? कभी अगर सवाल आपने कर दिया कि हम ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, ये क्या राष्ट्र का विरोध हो सकता है? और अब तो मैं बात ईरान ट्रंप के युद्ध की करना चाहूंगा अभय जी। ट्रंप तो बिल्कुल हमारे वाले तानाशाह से कम डरपोक नहीं है। कल तक तो वो हमले कर रहे थे, तबाह कर रहे थे, आज तो सीजफायर परास्त बढ़ा हो गया दिया। संजय जी। वो तो अब तो ये बात साबित हो गई कि ट्रंप हार गया। हार गया ना, ये जो उसने, बिल्कुल। हाँ, ये ट्रंप ने जो युद्ध विराम बढ़ाया है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया ट्रंप ने युद्ध विराम। इजराइल क्या करेगा? और ये कह दिया है कि अब ईरान एक ठोस प्रस्ताव पेश करे हमारे सामने। वो इस करेगा वक्त नहीं, क्या वो हो रहा लड़ेगा। होगा तेहरान में? ईरान एक प्रस्ताव ड्राफ्ट कर रहा होगा। ईरान के निदेशक बैठे हुए एक प्रस्ताव ड्राफ्ट कर रहे होंगे, आइए इस प्रस्ताव के ऊपर बातचीत कर लीजिए। क्या होगा उस प्रस्ताव में? नहीं, और ईरान प्रस्ताव ड्राफ्ट करेगा और कहेगा इस प्रस्ताव पर ड्राफ्ट बातचीत तब होगी जबकि अपना आप ब्लॉकेट हटा देंगे अपना। मुआवजा दे देंगे। ब्लॉकेट मुआवजा तो उस शर्त में होगा, उसकी शर्त में होगा जो ब्लॉकेट लगा रखा है उन्होंने, से ईरान के जहाज नहीं जाने देते, वो आप हटाइए। जब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वो जहाज हटाएंगे वैसी बातचीत, वो इस्लामाबाद आ जाएंगे बातचीत करने के लिए। उससे पहले वो आएंगे ही नहीं इस्लामाबाद। क्या करेगा फिर तो आप अमेरिका? पूछिए, अमेरिका बातचीत समझौता करने के लिए उत्सुक है। दूसरा देश कह रहा है इसको अमेरिका ने बम मार मार के तबाह कर दिया और कह रहा है कि हमें बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं है। और ईरान ये भी कह रहा है कि हारे हुए लोग शर्त रखने योग्य नहीं होते। जो लोग हार जाते हैं
वो शर्त रखने की पोजीशन में नहीं होते। ऐसी अमेरिका की बेइज्जती आपने होते हुए कहीं देखी है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो जोकरों वाला काम किया है। अब मैं समझ में आया कि माई बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प एक कौन कह सर्वे के सकता है। अनुसार 50% से ज्यादा अमेरिका के लोग मानते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति खराब है। ये तो है ही है, मतलब लग ही रहा है मतलब। अच्छा, मोदी जी पाप आता की है सामने, मोदी जी के पाप प्रिय सामने मित्र की आता है। मानसिक स्थिति खराब है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पाप सामने आता है, छोटी छोटी बच्चियों के शरीर को अच्छा, अब आप बच्चों सोचो, को। मैं कह रहा हूं मोदी जी का प्रिय मित्र पागल हो गया है, अमेरिका के 51% लोग मानते हैं ये। तो इस बात से मतलब जो है हम कोई राष्ट्र विरोधी काम कैसे कर रहे हैं? हो जाएगा ये बात, मोदी आप कल खुद ही देखिए, कहते कल हैं, ये इस पे मोदी शिकायत होगी। मोदी खुद ही कहते हैं कि हमारा प्रिय मित्र है वो। और लेकिन हम नहीं कह सकते, हम्म। हम तो नहीं कहीं कह तुम सकते। आप तंजिया लहजे में कह रहे हैं। आप सोचो, जब बिहार के चुनाव में मछली खाना पाप है, हाँ, वही बंगाल में मछली खाना एक बंगाल के राष्ट्रीय चुनाव गौरव, में मछली खाना पुण्य है। पुण्य है। अच्छा, इस तरह की जोकरपंती की बातें देश के लोगों को समझ में तो आ रही हैं, अब लोग समझ तो नहीं रहे हैं नहीं, कि ये ये बड़ा पागल है। देखिए, ये मीडिया ने भी इन सब बातों को बहुत बढ़ाया है। इस तरह की बातें करने से कोई चुनाव जीतता हारता नहीं है, उसके कारण दूसरे होते हैं। ये बातें दरअसल, ये सब अमित शाह ने ये कह दिया, नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया, नरेंद्र मोदी ने उतर के झाल मुड़ी खा ली है। और अब आप झालमुड़ी की दुकान कैसी थी? झालमुड़ी दुकान ऐसी थी जैसे जैसे नई नई बिल्कुल दुकान बनाई गई हो। यहाँ तक उसमें जो पैकेट रखे हुए थे सामग्री की, वो पैकेट खुले भी नहीं थे। ये आइडिया इनका डिजाइनर आसपास बेकार है। आस, आसपास आसपास कैमरे लगे। मोदी जी तो हमेशा सेट लगवाते हैं पहले, फिर जाते हैं वहां पे। लेकिन अभय जी, एक बात बताऊं, कि ये बड़े बेवकूफ हैं। मैं आजकल शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, मैं सेट खुद देखता हूँ जाके, और मेरे जो सेट बनाते हैं वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि यहाँ ये रंग होना चाहिए, यहाँ टेबल लैंप होना चाहिए, तो पता चलता है ये मोदी जी के सेट कौन बना रहा है। एक मनीष सिसोदिया की नकल पे स्कूल बनाया गया था गुजरात में, याद है आपको? वो स्कूल में क्या मजाक उड़ी थी। ऐसी दुकान का एक आध पैकेट खोल देते, एक आध पैकेट रख देते वहां पे। इनके सेट के इनकी तरह जोकर हैं, मतलब ये लोग क्या असल में है कमीशन क्या कि लेते हैं? मोदी जी डिजिटल सामग्री जनरेट करने वाले प्रोड्यूसर हैं। मोदी जी जो है, और वो डिजिटल सामग्री का उपभोक्ता कौन है? गोदी मीडिया। आप उस डिजिटल सामग्री में मीम मेक निकालते हैं। आप कहते हैं कि मेज का रंग सही नहीं है। आप कहते हैं कि पैकेट खुले हुए नहीं थे। आप कहते हैं दुकान ऐसा लग रहा था कि अभी 2 घंटे पहले ही स्थापित हुई है दुकान, किराए पे ली गई है और दुकान बनी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये सब मोदी जी एक डिजिटल सामग्री प्रोड्यूस करते हैं और गोदी मीडिया उसका उपभोग करता है। आप कहते वो जो रहे, मजाक उड़ाते रहे, गोदी मीडिया ने दिखा दिया, मोदी जी की तो बल्ले बल्ले हो गई। वो जो है अभय जी, मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दर्शक इतने प्यारे हैं कि मैं रात के 1 बजे भी 5 मिनट पहले अगर लाइव आके कर दूं, तब भी 20-25 हजार लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का यूट्यूब चैनल जो है प्रधानमंत्री जी का, उसमें ये खाने वाला वीडियो गया, उसको 2000-3000 लोग देख रहे हैं। लेकिन गोदी वो मीडिया के एंकरियां उस विषय पे जो खाए हैं उस पर नाच रहे हैं कि इस विषय को इतना रिसर्च किया गया, इतने करोड़ लोगों ने देख लिया उस विषय को। और मोदी जी के अपने यूट्यूब चैनल की बैंड बजी हुई है सोशल मीडिया पे। और झालमुड़ी के ऊपर तो पूरा झालमुड़ी का तो इतिहास लिख दिया है इन लोगों ने। इतिहास लिख दिया है इन्होंने। तो देखते हैं 4 मई को क्या होगा और 5 मई को क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, समय दिया आपने, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय द्विवेदी जी, और मैंने उनसे पूछा कि क्या लोकतंत्र में मुझे हथियार डाल देना चाहिए, क्या मुझे भी अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत हो जाना चाहिए, सुधीर चौधरी हो जाना चाहिए? पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता था और यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। 4 PM से सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी बौखलाई हुई है। 28 तारीख को फैसला आएगा, मुझे पता है कि आपकी ताकत मेरे साथ रहेगी, तो मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करता रहूंगा, पूछता रहूंगा, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस दौर में लिखा जाएगा कि 4 PM लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। भले ही मुझे दाऊद इब्राहिम की तरह आतंकी कहें, और मैं तो कहता भी मेरी शक्ल भी कुछ कुछ दाऊद जैसी लगती है। सरकार मुझे दाऊद बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं पूछता हूं कि पहलगांव में आतंकी कहां से आ गए, सरकार कहां सो रही थी, अमेरिका के आगे क्यों डरे हुए हैं, एपिस्टीन फाइल में ऐसा क्या है, और ईरान जैसे दोस्त को क्यों छोड़ दिया सरकार ने, क्या खेल है हरदीपुरी की फाइलों का सच? ये सवाल पूछता हूं तो मैं देशद्रोही हूं। लेकिन आप बताइए, क्या मैं देशद्रोही हूं या देश के हित की बात कर रहा हूं? क्योंकि आपका जवाब मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्व रखता है। बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये इस समय धर्म युद्ध की लड़ाई है, मुझे हर तरह से डराने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे जेल चला जाऊं या मारा जाऊं, लड़ूंगा जरूर, क्योंकि आपका साथ बहुत ताकत के साथ मुझे मिलता है। जय हिंद,
कमेंट जरूर कीजिएगा।